Hello everyone, welcome to my channel. This is Menu Thakur. So in this lecture, I will discuss another very important economic term that was in the news, that is alternative investment fund. तो हाल ही में आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट दी है। आरबीआई ने ये इंडिकेशन दिया है कि इन फ्यूचर मे बी द नॉर्म्स, द रूल्स और द रूल्स ओवर द बैंक्स विल बी रिलैक्स्ड in terms of the enhancement of the choosing this AIF. तो अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो बैंक्स हैव टू टेक अप्रूवल बियॉन्ड इफ दे आर इन्वेस्टिंग बियॉन्ड और मोर देन द 10% ऑन AIFs, दे हैव टू टेक अप्रूवल। उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से, बट फ्यूचर में ये रिलैक्स होने वाला है। इससे भी ज़्यादा लिमिट वो क्रॉस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते क्या हैं। बेसिकली ये ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, अगेन अ क्वेश्चन मार्क। जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं दे रियली वांट टू इन्हांस देयर रिटर्न्स, उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, उन्हें पैसे पे पैसा बनाना है। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, या तो वो स्टॉक मार्केट में जाएं, शेयर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, डिबेंचर्स लें। सो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ द पोर्टफोलियो। बट इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये एक ऐसा मॉडर्निटी और एक प्राइवेट पूल्ड इन्वेस्टमेंट है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन है, जिसमें सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, वेंचर कैपिटल फंड है, आपके एंजल जो फंड्स है वो भी इंक्लूड है, आपके कमोडिटीज़ है, डेरिवेटिव्स हैं, आपके हेज फंड है एंड सो ऑन। सो दी ऑप्शंस आर वाइड इन दिस AIF। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, देयर इज अ कैप। ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, ये बहुत वेल्दी हैं, ये बहुत अमीर हैं। दूसरी भाषा में कहूँ तो जो बहुत अमीर इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास करोड़ों में पैसा है और वो करोड़ों से अरबों बनाना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए सूटेबल है। ये किस रेगुलेशन के तहत आता है, दीज पूल्स आर रजिस्टर्ड अंडर दी सेबी रेगुलेशन एक्ट 2012। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, सेबी का जो रूल है 2012 का, उसके अंदर ये रजिस्टर्ड है। सो दीज आर दी प्राइवेटली, इट कैन बी कंपनी, ये कंपनी भी हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकता है और ट्रस्ट भी हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ज़्यादातर जो AIFs है जो डील कर रहे हैं वो ट्रस्ट के फॉर्म में है, वो रजिस्टर्ड है सेबी एक्ट 2000, सेबी का जो रेगुलेशन है वो 2012 में रजिस्टर्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट AIF में मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो है, रिटर्न्स मैक्सिमम है, और ये किन इन्वेस्टर्स के लिए हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, तो ये फीचर्स थे जो आपको माइंड में रखने हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं कि इसकी जो टाइप्स हैं, यस, इट हैज़ कैटेगराइज्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में जो फंड्स होते हैं वो किस तरीके के फंड होते हैं, यानी कि अगर मैं एक अमीर इन्वेस्टर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं कैटेगरी 1 चूज़ करती हूँ। कैटेगरी 1 में वो सारे फंड्स होते हैं जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हुआ, आपका एंजल फंड हो गया। सो दीज कम्स, जो भी कंपनी जो स्टार्टअप है, जो स्टार्टअप में फंडिंग है, वो उसमें ये इनका पैसा इन्वॉल्व होता है। इसमें सरकार टैक्स में एग्जेम्पशन भी देती है, ये एक प्लस पॉइंट है, ये छूट भी देती है टू बूस्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें जो लेटर स्टेज होती है, जिसमें आपका कंपनीज थोड़ी सी डेवलप हो चुकी है, जिसके अंदर शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उसमें जो डील किया जाता है, प्राइवेट इक्विटी, दैट कम्स अंडर कैटेगरी 2। इसमें कुछ छूट है, कुछ नहीं है, ज़्यादातर टैक्स पे करना होता है सरकार को। कैटेगरी 3 जो होती है, बेसिकली ये थोड़ा सा इसमें पोटेंशियल बहुत है, इसमें रिस्क बहुत है, प्रॉफिट बहुत है, क्योंकि इसके अंदर हेज फंड आ जाता है। हेज फंड वो फंड होता है जो वेरियस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है टू इंक्रीज और टू मल्टीप्लाई द रिटर्न्स। इसमें शॉर्ट जो, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, यहाँ पे म्यूचुअल फंड से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट कैप आ जाता है, इसके अंदर ओपन एंडेड भी आ जाता है, आर्बिट्रेज इन्वॉल्व है कि आपने तुरंत शेयर में इन्वेस्ट किया, तुरंत बेच दिया to get high or maximum returns. So this comes under category 3. Category 3 में yes of course investors have to pay the tax to the government on returns. So these are the categories. उसके बाद हम देखें म्यूचुअल फंड की इसलिए बात हो रही है क्योंकि इस तरीके का प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया में म्यूचुअल फंड भी है, बट उसका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा लिमिट हो जाता है एज कम्पेयर टू AIF।
ठीक है। इसका जो मेन फोकस है वो इक्विटी है, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, बट उसके अंदर क्या है, AIF के अंदर वो रियल इस्टेट, कमोडिटीज़, उसका थोड़ा सा वेंचर कैपिटल, हेज फंड भी उसके अंदर आ गया है, तो थोड़ा सा ब्रॉड और डाइवर्सिफाइड हुआ है। बाकी क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड जो होता है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो आपकी सिर्फ 500 हो सकती है, लेकिन अगर हम AIF की बात करें तो इन्वेस्टर्स हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट ₹1 करोड़। अगर वो 1 करोड़ तक इन्वेस्ट करेंगे देन दे कैन कम अंडर द AIF, अदरवाइज दे हैव टू चूज फॉर द म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। दूसरा ये जो है AIF है दैट इज अवेलेबल फॉर रेजिडेंट्स, इंडियंस के लिए भी है, फॉरेन जो क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, फॉरेन्स के लिए भी है। दूसरी बात, वॉलेटिलिटी की बात करें तो ये थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हेज फंड इन्वॉल्वमेंट है, इसके अंदर शॉर्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए भी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आर्बिट्रेज इन्वॉल्व है, जबकि म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो ये बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, अदरवाइज वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो लॉकिंग पीरियड है AIF के अंदर वो 3 इयर्स है मिनिमम, जबकि ऐसा लॉकिंग पीरियड आपका म्यूचुअल फंड में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव और चैलेंजेस भी रिफ्लेक्ट होते हैं, आगे देखते हैं। रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो AIF में आपका जो है 1000 यानी कि एक ऐसी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, अगर मान लो कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई प्राइवेट एंटिटीज़ है या कंपनी है जो AIF में डील कर रही है, उसके जो मिनिमम इन्वेस्टर्स हैं, मिनिमम नहीं मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हैं, दैट हैज़ टू बी 1000 ओनली, ठीक है। जबकि एंजल फंड्स में उसको एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 49 है। सो दिस इज द लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन ओवर द होल्डिंग और द इन्वाइटिंग द इन्वेस्टर्स इन द प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस हैं और फीचर्स भी आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। अगर मैं वॉलेटाइल की बात करती हूँ तो यस, जितना आपका पोर्टफोलियो वॉलेटाइल होगा उसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होगा, ये एक चैलेंज है। लैक ऑफ लिक्विडिटी, अगर आपका मिनिमम लॉकिंग पीरियड 3 इयर्स है, 3 साल तक आप अपनी लिक्विडिटी को, आप पैसे को निकाल नहीं सकते, तो लॉक हो गया है, तो ये इट रिफ्लेक्ट्स लो लिक्विडिटी वाइल चूजिंग दिस AIF, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हेज फंड है, वेरियस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अगर आ जाती है तो थोड़ा सा इट क्रिएट्स कॉम्प्लेक्सिटी, आर्बिट्रेज है, खरीदा बेचा, तो कॉम्प्लेक्स फीचर्स को क्रिएट करती है। रेगुलेटरी चेंजेस, कुछ चेंजेस होते रहते हैं। हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यस, आपके पास अगर 1 करोड़ है, अच्छा 1 करोड़ ऐसा नहीं है जैसे मेरा स्पाउस है मान लीजिए, तो मैं और वो मिलकर हमारा 1 करोड़ होना चाहिए। 50, जैसे मेरा 50 लाख हो गया, 50 लाख उसका हो गया। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी, यस वेरिएबल है, चेंजेस है परफॉर्मेंस में, कभी अप सेट कभी डाउन सेट, जितना डाइवर्सिफिकेशन होगा उतनी परफॉर्मेंस में भी वेरिएशंस होंगे। सो दीज आर दी चैलेंजेस। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, हाई रिटर्न्स है क्योंकि जितना डाइवर्सिफिकेशन होगा, जितना रिस्क होगा, उतना ही रिटर्न्स ज़्यादा होंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ भी स्पेशलाइज्ड है इसके अंदर, और हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। सो दीज आर दी चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ AIF। अब आई एम श्योर कि अगर आपसे ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपकी जो क्लैरिटी है वो कंसेप्ट पे पूरी होगी। और आज का जो सेशन है वो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।